दोस्तों, अपनी पिछली प्लूरिबस वाली वीडियो में हमने पहले 3 एपिसोड्स की कहानी को जाना था और आज की वीडियो में हम बचे हुए 6 एपिसोड्स की कहानी को जानते हुए कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की कहानी को समझने के लिए आपको मेरी पिछली प्लूरिबस वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो चौथे एपिसोड का नाम है प्लीज कैरल और यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एलियंस, जिसे अब से हम द अदर्स बुलाएंगे, उनका अर्थ पे टेक ओवर हुआ था। यहाँ हम मनुसोस को देखते हैं और मनुसोस वही पराग्वे वाला बंदा है जो कि द अदर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है और अब तक वो द अदर्स से किसी भी तरह का कांटेक्ट भी नहीं बनाया है। मनुसोस यहाँ डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसीज को टाइमर लगा के चेक कर रहा था जहां उसे किसी भी तरह का ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कुछ डिस्टर्बेंसेस थी। मनुसोस तक द अदर्स खाना पहुंचाते थे लेकिन वो इस खाना को गिरा देता था, यानी नहीं खाता था। रादर वो जिस लॉकर प्लेस को मैनेज करता था वहां के लॉकर्स को ओपन करके कुछ फूड कैंस निकाल रहा था और वही सब खा के किसी तरह सरवाइव कर रहा था। तभी मनुसोस को कैरल का कॉल आता है, जो कि अगर आपको याद हो तो कैरल प्लेन से कॉल करी थी। पहले मनुसोस को लगता है कि ये द अदर्स ही कॉल कर रहे हैं और वो डांट के फोन रख देता है, लेकिन जब कैरल उसे उल्टा गाली दे दी तब मनुसोस को रियलाइज हुआ कि शायद उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस दुनिया में बचे हैं, मतलब द अदर्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं और उनमें से एक कैरल हो सकती है। एनीवेज, कमिंग टू प्रेजेंट यानी अदर्स के टेक ओवर के 7 दिन 8 घंटे बाद हम कैरल को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां जोजिया एडमिटेड है। कैरल अपने लिए एक दूसरा कार चुनती है विच वाज ए पुलिस कार। पूरी दुनिया में अब वो किसी भी कार को उठा सकती थी तो पुलिस ही कार ले लेते हैं। कैरल अपने घर जाती है जहां अदर्स उसके घर को वापस ठीक कर रहे थे एज ग्रेनेड एक्सप्लोजन के बाद घर काफी टूट गया था। यहाँ हम सिटी के मेयर को भी देखते हैं जो कि कैरल के घर को ठीक करने में लगे हुए थे। कैरल अपने घर के अंदर जाती है और मेन व्हाइट बोर्ड को हटाकर पीछे एक और खाली व्हाइट बोर्ड रिवील करती है जहाँ पे वो नोट्स बनाना शुरू करती है। कैसी नोट्स? वेल, कैरल लिख रही थी कि वो अदर्स के बारे में क्या क्या जानती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अदर्स हैं वो बचे हुए 12-13 ह्यूमंस को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन न्यूक्लियर वेपन दे सकते हैं। देन जो अदर्स हैं वो मक्खी तक नहीं मार सकते, यानी किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। इनका कोई फेवरेट्स नहीं है और ये लोग कैरल को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। नाउ द क्वेश्चन वाज कि क्या अदर्स ऑनेस्ट हैं? ये पता लगाने के लिए कैरल इनमें से एक को बुलाती है जिसका नाम लॉरेंस था और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी किताब पसंद है। लॉरेंस कहता है कि हम सबको तुम्हारी किताब बहुत ज्यादा पसंद है, हम बहुत बड़े फैंस हैं। इनफैक्ट लॉरेंस तो कैरल के बुक्स को शेक्सपियर से भी बेहतर बता देता है। लॉरेंस कहता है कि एक रीडर मोयरा अपनी लाइफ में डिप्रेस थी और गलत कदम उठा सकती थी, लेकिन कैरल की बुक्स पढ़ने के बाद उसे अपनी लाइफ में एक न्यू होप मिला। ये सब सुन के कैरल पूछती है कि हेलेन को मेरी किताब कैसी लगी थी। अब आइडियली तो अदर्स हेलेन की मेमोरीज को एक्सेस नहीं करते थे क्योंकि कैरल मना करी थी, लेकिन फॉर दिस वन टाइम कैरल इन्हें मेमोरी एक्सेस करने को कहती है। सो हेलेन को कैरल की किताबें कुछ खास नहीं लगती थी, लाइक हार्मलेस और लाइक कॉटन कैंडी। हेलेन के हिसाब से कैरल अपनी रीडर्स को खुश करना जानती थी। ये सुन के कैरल थोड़ा सा हर्ट होती है, लेकिन फिर वो पूछती है कि हेलेन को कैरल की उसकी सीरियस अनपब्लिश्ड बुक कैसी लगती थी और लॉरेंस बताता है कि हेलेन तो उस किताब को पूरा कंप्लीट तक नहीं कर पाई थी। ये सुन के कैरल को और हर्ट होता है, लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई थी कि द अदर्स झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद कैरल जोजिया को मिलने जाती है और वो देखती है कि जोजिया रिकवर कर रही है और एक कार्टन मिल्क पी रही है। इस कार्टन मिल्क को आप याद रखिएगा। खैर, कैरल यहाँ जोजिया से क्लियरली पूछ लेती है कि सिंस तुम लोग अब इस ज्वाइनिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ गए हो तो क्या इस पूरी चीज को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। ये सवाल सुन के जोजिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कह देती है कि हम तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। दिस क्लियरली मेंट कि ये सब कुछ रिवर्सिबल है और ये पता लगते कैरल हॉस्पिटल के स्टोरेज रूम में जाती है। देन वहां के एक बुक का पेज फाड़ती है जिसमें किसी ड्रग का नाम लिखा था। देन वो सेम ड्रग को इस स्टोरेज में ढूंढ लेती है और वहां से निकलने ही वाली थी कि वहां एक हॉस्पिटल का एम्प्लॉय आ जाता है। कैरल उसे झूठ कह देती है कि वो नशे वाली पदार्थ कोकेन होती है ना, वैसा कुछ लेना चाह रही थी और हॉस्पिटल का बंदा कैरल से कहता है कि उसे ये सब नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कैरल के इंसिस्ट करने पे वो बंदा कहता है कि ठीक है, ये नशीली पदार्थ तुमको होम डिलीवरी करवा दी जाएगी। इसके बाद कैरल घर आती है और अपने कैम रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग शुरू करती है। वो जो ड्रग चुरा के लाई थी हॉस्पिटल से उसे अपने ऊपर टेस्ट करती है विथ रिकॉर्डिंग ऑन और ड्रग लेते वो सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो काफी टाइम बीत चुका था और कैरल यहाँ अपनी ही रिकॉर्डिंग्स देखती है। इसमें वो ड्रग लेने के बाद अजीब बिहेव कर रही थी, बट द पॉइंट वाज
कि ड्रग्ड हालत में कैरल वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बस फिर क्या था, अगले दिन कैरल हॉस्पिटल जाती है और वो जोशिया को घुमाने के बहाने व्हीलचेयर पे बाहर ले जाती है। देन जिस ड्रिप से जोशिया को पानी चढ़ाया जा रहा था उसमें वो ड्रग मिला देती है। बेसिकली कैरल वाज प्लानिंग कि अगर जोशिया ड्रग्ड हो जाएगी तो शायद वो उस हालत में ये रिवील कर दे कि इस सब कांड को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। अब जैसे ही जोशिया पे ड्रग का असर शुरू होता है, कैरल उससे पूछने लगती है कि इस सब को रिवर्स कैसे किया जाए। कैरल बार बार ये बात जोशिया से पूछती है और जोशिया रेजिस्ट करते हुए रोना शुरू कर देती है। तभी आसपास काम कर रहे सभी लोग कैरल के करीब आने लगते हैं और कैरल खुद को और जोशिया को हैंडकफ से लॉक कर लेती है ताकि ये लोग इन दोनों को अलग ना कर पाएं। ये सभी लोग कैरल को घेर लेते हैं और सभी रो रहे थे और एक साथ लगातार बोले जा रहे थे कि प्लीज कैरल, प्लीज कैरल। बेसिकली ये लोग कैरल से गुजारिश कर रहे थे कि कैरल रिवर्स करने वाले सवाल ना पूछे, ऐसा ना करे। और दोस्तों इस पॉइंट पे पूरे वर्ल्ड में जितने लोग थे सब सेम स्टेट में थे, यानी रोते हुए प्लीज कैरल बोल रहे थे। वहीं जोशिया को हार्ट अटैक आने लग गया था और वो खत्म होने वाली थी। ये देख कैरल फाइनली जोशिया से क्वेश्चनिंग बंद करती है और बाकी अदर्स जोशिया को बचाने में लग जाते हैं। ये लोग कैरल और जोशिया के हैंडकफ वाले लिंक को भी काट देते हैं। यहीं पे 4th एपिसोड खत्म होता है। अब 5th एपिसोड का नाम है गॉट मिल्क और एपिसोड के शुरू होते कैरल को लक्ष्मी का फोन आता है जो कि कैरल पे चिल्लाती है सेइंग कि तुम मेरे बेटों को क्यों रुला दी। इस कॉल के बाद कैरल नोटिस करती है कि अदर्स अब उससे ढंग से बात नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ ही समय में देखते देखते अदर्स कैरल वाली पूरी शहर को ही खाली कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग कैरल को अबैंडन कर चुके थे और जब कैरल 0 पे कॉल करती है तो उसे एक रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि ये एक रिकॉर्डेड वॉइस है। अदर्स को कैरल से थोड़ा डिस्टेंस बनाना था आफ्टर व्हाट हैपेंड, लेकिन उनकी फीलिंग्स कैरल के लिए चेंज नहीं हुई है और कैरल को जो कुछ भी रिक्वेस्ट करना है वो बीप के बाद बोल सकती है, जो कि वो लोग फुलफिल करते रहेंगे। इन शॉर्ट पूरे शहर में कैरल अब अकेली थी और जो कुछ भी कैरल को चाहिए ये लोग ड्रोन के द्वारा डिलीवरी कराएंगे। इस पॉइंट पे कैरल अपने कैमकॉर्डर में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि कैसे ये सब कांड हुआ है, इसको रिवर्स या अंडू कैसे किया जा सकता है। कैरल बताती है कि क्यों अचानक पूरी दुनिया में अदर्स रोते हुए प्लीज कैरल कहने लगे थे और इस वीडियो के माध्यम से कैरल बाकी 12 सर्वाइवर्स को उसे ज्वाइन करने को कह रही थी टू फाइंड अ रिवर्सल सॉल्यूशन। इस वीडियो को बनाने के बाद कैरल 0 पे कॉल करके अदर्स से कहती है कि वो इस वीडियो की कॉपीज बनाकर बाकी 12 सर्वाइवर्स तक पहुंचा दे। उनमें से जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते उनके लिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन या सबटाइटल्स होनी चाहिए। कैरल वीडियो फाइल को एक मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करी थी, देन कार्ड को पैकेज में डाल के घर के बाहर छोड़ देती है। फिर एक ड्रोन आता है और इस पैकेज को लेके चला जाता है। खैर इसके बाद कैरल घर में अकेले अपना समय बिताने लगती है और क्योंकि पूरा टाउन खाली था तो कैरल के घर के बाहर वुल्व्स आने लगे थे जो कि उसके डस्टबिन में खाना ढूंढ रहे थे। ऐसे में कैरल 0 पे कॉल करके अपना रिक्वेस्ट डालती है कि उसे शहर में लाइट्स ऑन चाहिए ताकि वुल्व्स यहाँ ना आए। बाय द वे जब भी कैरल 0 पे कॉल करती है तो उसे बार बार वही बड़ी सी रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देती है जो कि उसे पेशेंटली सुनना ही पड़ता है। खैर अगले दिन कैरल एक ड्रोन के थ्रू अपना कचरा उठवाती है और क्योंकि कचरा थोड़ा भारी था तो ड्रोन एक पोल पे जाके अटक जाता है। ऐसे में कैरल सिटी में जाती है और वहां के बड़े डस्टबिन में कचरा डालती है। यहाँ कैरल नोटिस करती है कि हर एक डस्टबिन में ढेर सारे मिल्क पैकेट्स फेंके हुए थे और कैरल को सडनली याद आता है कि अदर्स इंक्लूडिंग जोशिया हमेशा यही मिल्क पीते रहते थे। ये ड्यूक सिटी डेयरी कंपनी का था और कैरल इस कंपनी की फैक्ट्री में जाती है जो कि फिलहाल पूरी तरह से खाली थी, लेकिन यहाँ पैकेट्स और आइटम्स अब भी थे। यहाँ मिल्क की पूरी असेंबली लाइन थी लेकिन पैकेट्स में मिल्क नहीं, रादर किसी तरह का चिपचिपा लिक्विड भरा जा रहा था। कैरल फैक्ट्री के स्टोरेज में जाती है जहां अजीब तरह के कुछ मटेरियल्स बैग्स में भरे हुए थे एंड इट वाज क्लियर कि इसी रॉ मटेरियल से वो चिपचिपा लिक्विड तैयार किया जाता है जिसे अदर्स पीते हैं। कैरल तुरंत एक रॉ मटेरियल के बैग को घर लेके आती है और उसकी टेस्टिंग वगैरह करती है। वो कैमरा में रिकॉर्ड करके वीडियो बनाती है जिसमें वो बताती है कि कैसे अदर्स सिर्फ यही लिक्विड पीते रहते हैं और इस लिक्विड का पीएच 7.1 है, यानी एसिडिक भी नहीं है, अल्कलाइन भी नहीं है। सवाल ये था कि ये लिक्विड आखिर था क्या। खैर उस रात कैरल के घर में फिर से वुल्व्स आते हैं और इस बार वो लोग ग्राउंड में उस जगह पे खोदने लग गए थे जहां हेलेन दफन थी। यानी कि दोस्तों वुल्व्स को हेलेन की लाश की महक लग गई होगी और इसलिए वो ग्राउंड खोद रहे थे। ऐसे में कैरल अपनी पुलिस वाली कार में जाती है और वहां से गन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे गन निकलती नहीं, इसीलिए वो कार चलाती है और कार से बैकयार्ड बाउंड्री तोड़ के अंदर आती है जिससे वुल्व्स डर के भाग जाते हैं। कैरल ये रात इसी पुलिस कार में बिताती है। अब अगली सुबह कैरल को कार में अपनी हथकड़ी की चाबी मिलती है जिससे वो हथकड़ी फाइनली खोलती है। देन वो सुबह गन को भी अनलॉक कर पाती है, मतलब सिंपल मैकेनिज्म था, रात को दिख नहीं रहा था। इसके बाद कैरल टाउन में जाके ढेर सारे टाइल्स लेकर आती है और उसे अपने घर के ग्राउंड में उस जगह पे डालती है जहां हेलेन दफन हुई थी,
क्यों? ताकि आगे से वुल्व्स उस जगह को खोद न सकें। वहाँ कैरल एक हेलन लिखा हुआ बोर्ड भी पेंट करके डाल देती है। इसके बाद रात को कैरल घर के अंदर जाती है जहाँ वो रॉ मटेरियल वाले बैग से मटेरियल्स गिर गया था और कैरल के कारपेट को गंदा कर दिया था। यहाँ कैरल नोटिस करती है कि इस बैग पे एक बार कोड था। इस बार कोड को स्कैन करने के लिए कैरल बैग लेकर स्टोर में जाती है, लेकिन स्टोर के स्कैनर इस बार कोड को स्कैन नहीं कर पाता। फिर कैरल को इसी स्टोर में एक पेट फूड वाला बैग मिलता है जो कि एकदम सिमिलर सा बैग था। जस्ट दैट पेट फूड वाले बैग पे लेबल्स प्रिंटेड थे। इस बैग पे ये भी लिखा था कि इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय एग्रीजेट। बस फिर क्या था, कैरल तुरंत एग्रीजेट कंपनी के फैक्ट्री जाती है जो कि अगेन खाली था और यहाँ कैरल को कोल्ड स्टोरेज में कुछ तो खतरनाक दिखता है जिसे देख के वो एकदम शॉक्ड रह जाती है। यहीं पे 5th एपिसोड खत्म होता है। अब 6th एपिसोड का नाम HDP है, जहां हम कैरल को देखते हैं और वो फैक्ट्री के बाहर आके उल्टी करती है। देन वो अपने कैम कॉर्डर में रिकॉर्डिंग करके बताती है कि कैसे वहां उसे इंसानी शरीर के कटे पार्ट्स मिले हैं जिनसे ही वो लिक्विड बनाया जाता है और उसी लिक्विड को अदर्स पीते रहते हैं। कैरल इस रिकॉर्डिंग की कॉपीज बाकी 12 ह्यूमंस को भेजना चाहती थी, लेकिन कैरल वाज नॉट श्योर कि अदर्स उसके लिए बाकियों तक रिकॉर्डिंग्स पहुंचाएंगे या नहीं। इसलिए कैरल खुद कार लेके वेगस के लिए निकल जाती है जहां पे फिलहाल कूम्बा डाइबाटे था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डाइबाटे, वो तो वेगस के वेस्टगेट होटल में अदर्स के साथ रोल प्ले करके गैम्बल कर रहा था, देन खुद ही जीत रहा था, हीरो बन रहा था, फिर कई लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी उसे अदर्स बताते हैं कि उससे मिलने कैरल आ रही है। अब क्योंकि कैरल यहाँ आ रही थी तो सारे अदर्स इस जगह को छोड़ के निकल लेते हैं। बस हर जगह बोर्ड पे साइंस बन गया था कि वेलकम कैरल। कैरल कूम्बा डियाबाटे से मिलती है और उसे बताती है कि कैसे अदर्स एक्चुअली में इंसानों का सूप बना के पीते हैं। डियाबाटे कहता है कि उसे ये बात पता है क्योंकि अदर्स खुद उसे ये बात बताए हैं। तभी सामने टीवी पे जॉन सीना आता है जो कि अदर्स बन चुका है और वो इस पूरे प्रोसेस को समझाता है। बेसिकली ये अदर्स लिविंग बींग्स को तो हार्म नहीं ही करते, साथ ही ये पेड़ पौधों तक को हार्म नहीं कर सकते। I mean, ये लोग पेड़ से फल वगैरह भी नहीं तोड़ते हैं और ऐसे में जो फल गिरता है ये लोग बस उसे ही खा सकते हैं। इन शॉर्ट ये लोग राइस वगैरह भी हार्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो भी लिविंग बींग्स हैं जिनको ये हार्म नहीं कर सकते। ये लोग बस उन एनिमल्स को मिल्क करते हैं जिनकी मिल्किंग जरूरी है। देन इनके ज्वाइनिंग से पहले जो फूड्स बचा हुआ था अर्थ पे था उस सब को ये लोग बचा के रखे हैं कोल्ड स्टोरेज में, मतलब वही सब खाते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये सब लिमिटेड अमाउंट में ही होगा और इसके कारण अर्थ की फूड सप्लाई बहुत लिमिटेड हो चुकी है, लेकिन अब भी अर्थ पे 7.3 बिलियन लोग हैं जिन्हें रोज खाना तो चाहिए। दैट्स व्हाई ये लोग डेली एनर्जी पाने के लिए दूसरे सोर्सेज को एक्सप्लोर करने लगे। ये लोग खास लिक्विड बनाने लगे जिसके हाफ पाइंट में 300 कैलोरीज है विद ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब मान के चलो अगर किसी इंसान को 2400 कैलोरी डे का चाहिए तो उसे ये 8 बार पीना होगा। इसमें यूजुअली वो फल सब्जी वगैरह डाले जाते हैं जो कि स्टोर्ड हैं और खराब होने की कगार पे हैं। साथ ही इसमें 12% HDP होता है। HDP बोले तो ह्यूमन डिराइव्ड प्रोटीन, मतलब वही इंसानों का सूप बनाया जाता है। दुनिया में हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग खत्म होते हैं और उनसे ही ये लोग HDP बनाते हैं जिसे ये लोग लिक्विड में मिला के कंज्यूम करते हैं। डियाबाटे कहता है कि ये लोग ऑलरेडी हमें ये सब बता चुके हैं और डियाबाटे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑल्सो ये अदर्स कैरल की वीडियो बाकी बचे 12 ह्यूमंस तक पहुंचा देते हैं विदाउट टैम्परिंग और चेंजिंग एनी इन्फो। कैरल को यहाँ ये भी पता चलता है कि बाकी के ह्यूमंस आपस में जूम पे अक्सर मिलते हैं और कैरल को काइंड ऑफ बॉयकॉट किया जा रहा है बाय ह्यूमंस और अदर्स तो बॉयकॉट कर ही रहे हैं। डियाबाटे ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन ये बाकी ह्यूमंस वोटिंग करके डिसाइड किए। ऑफ कोर्स यहाँ मनुसोस एक्सेप्शन है क्योंकि वो तो अब तक अदर्स से बात तक नहीं किया है, ना ही वो जानता है कि दूसरे ह्यूमंस बचे हैं। डियाबाटे बताता है कि HDP को कंज्यूम करने के बाद भी जितना भी ह्यूमन पॉपुलेशन है मतलब 7.3 बिलियन वो अगले 10 साल में खत्म हो जाएगा क्योंकि ये अदर्स कुछ उगाएंगे नहीं, ना हार्वेस्ट करेंगे, ना एनिमल्स को खत्म करके खाएंगे, ना फल तोड़ेंगे, तो अंततः ये लोग ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे। बस चुनिंदा लोग शायद बच जाएं। खैर उस रात कैरल यही होटल में रुकती है और अगले दिन डियाबाटे उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। यहाँ डियाबाटे रिवील करता है कि अदर्स को मालूम लग गया है कि आखिर इन 13 ह्यूमंस को कैसे अदर्स बनाया जा सकता है। इसके लिए अदर्स को इनके स्टेम सेल्स चाहिए होंगे जो कि इनके हिप बोन से निकाला जा सकता है, मतलब इंजेक्शन लगा के, और फिर उसकी मदद से कुछ ऐसा तैयार किया जाएगा जिससे इन 13 लोगों को भी अदर्स बनाया जा सके। जस्ट दैट स्टेम सेल्स इनके बॉडी से निकालने के लिए अदर्स को इनकी परमिशन चाहिए होगी। ये परमिशन डियाबाटे नहीं दिया, जिससे ये लोग डियाबाटे को तब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक डियाबाटे अपना कंसेंट ना दे। ये सुनते कैरल तुरंत 0 पे कॉल करके कह देती है कि वो कभी भी कन्वर्जन के लिए परमिशन नहीं देगी।
यानी कि टेक्निकली कैरल को भी ये लोग कभी भी अपने जैसा नहीं बना पाएंगे। ये जान के कैरल थोड़ा चिल होती है और यहाँ से वापस अपने घर जाने को निकलती है। वो देखती है कि रिया बाटे एकदम लग्जरी में रह रहा है, लिटरली हर दिन के लिए अलग अलग सुपर कार्स। जो भी हो, कैरल तो अपनी पुलिस कार में यहाँ से निकल लेती है। अब यहाँ से कहानी कुछ दिन पहले की जाती है, जब मनुसोस अकेले अपने घर पे रेडियो फ्रीक्वेंसीज मॉनिटर कर रहा था और एक फ्रीक्वेंसी जिसमें कुछ हलचल थी वो थी 8.613.0। मनुसोस अब तक अपने आप को अदर्स से बिल्कुल आइसोलेट करके रखा था। अदर्स उसके लिए खाना छोड़ते थे लेकिन मनुसोस उसे नहीं खाता था। लेकिन एक दिन ये लोग खाने के साथ साथ एक नया पार्सल छोड़ के जाते हैं और ये पार्सल और कुछ नहीं बल्कि कैरल वाली वीडियो थी। वीसीआर कैसेट के फॉर्म में इस वीडियो को बनाया गया था मनुसोस के लिए, क्योंकि मनुसोस के पास वीसीआर प्लेयर ही था। इस वीडियो को देख के मनुसोस में हो पाता है और वो कैरल से मिलने की ठान लेता है। वो इस आइसोलेटेड जगह से निकल के अपने घर जाता है, वहां से मैप्स और ट्रैवल के कुछ सामान वगैरह एकत्रित करता है। देन वो अपनी पुरानी कार निकालता है और पैराग्वे से एल्ब्यूक्वर्के खुद से अकेले ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ता है, जो कि 9-10 हजार माइल्स है। जाने से पहले उसे उसकी माँ दिखती है, जो कि ऑफ कोर्स अदर्स बन चुकी थी, और वो कहती है कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, फ्लाइट से सीधे तुम्हें घंटों के अंदर कैरल तक पहुंचा देंगे। लेकिन मनुसोस कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो और मुझे तुम लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। मनुसोस समहाउ अपनी कार धक्का देके स्टार्ट करता है और इस खतरनाक लंबी जर्नी पे निकल पड़ता है। यहीं पे 6th एपिसोड खत्म हो जाती है। अब 7th एपिसोड का नाम है द गैप और एपिसोड के शुरुआत में हम कैरल को पुलिस कार में वापस अपने टाउन जाते देखते हैं। वो एक स्टोर पे पहुंचती है जहां वो 0 पे कॉल करके एक फ्यूल पंप को ऑन करवाती है, देन कार को फ्यूल अप करती है, देन स्टोर से काफी पटाखे उठा लेती है और ड्रोन से एक गेटोरेड भी मंगवाती है। देन कैरल घर पहुंच के पटाखे जलाती है, बियर पीती है और अकेले सिटी में एकदम चिल लाइफ जीने लगती है। वो गोल्फ खेलती, स्विमिंग करती, देन अपनी कार चेंज करके एक रॉल्स रॉयस उठा लेती है। इनफैक्ट वो तो एक म्यूजियम से महंगी पेंटिंग उठा के अपने घर पे लगा लेती है। वो अदर्स को कॉल करके उस रेस्टोरेंट में भी खाती है जहां वो हेलन के साथ अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे गई थी। अदर्स कैरल के करीब नहीं आते थे लेकिन उसकी सारी रिक्वेस्ट पूरी कर दे रहे थे। जो भी खाने के लिए चाहिए वो सब बन के आ जाएगा। वहीं अगर मनुसोस की बात की जाए तो वो अपनी लंबी जर्नी पे था, जहां जब उसका तेल खत्म होता तो वो वॉक करके किसी अबैंडन्ड कार को खोजता, उससे तेल निकालता और अपने कार में भर लेता। इनफैक्ट वो जिसके भी कार से तेल निकालता उनके विंडशील्ड पे वो पैसे भी छोड़ के जाता था। दिस टेल्स अस कि मनुसोस कितना ईमानदार आदमी था और वो किसी भी हालत में ट्रिप खुद ही पूरा करना चाहता था। अदर्स उसे बार बार हेल्प ऑफर कर रहे थे लेकिन वो अदर्स को अपने पास से भगा देता था, उनसे बात तक नहीं करता था। मनुसोस अपनी कार में इंग्लिश भी सीख रहा था विद हेल्प ऑफ ए ट्यूटोरियल जो कि उसके कैसेट में था। क्यों? ताकि वो कैरल से बेसिक बातचीत कर सके। इस पूरे एपिसोड में हम मनुसोस को ट्रैवल करते और सर्वाइव करते ही देखते हैं। एक पॉइंट पे मनुसोस ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां से उसे एक खतरनाक जंगल में ट्रेक करके ही आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे अदर्स उसे रोकते हैं। अदर्स कहते हैं कि ये जंगल बहुत खतरनाक है जहां मनुसोस के सर्वाइवल चांसेस ना के बराबर हैं। जंगल में चुंगा पाम्स पेड़ हैं जिनमें नुकीली थॉर्न्स होती है जो कि जहरीली है और ये थॉर्न्स बहुत बड़ी है, एक एक हाथ लंबी। देन यहाँ सांप, बिच्छू और पता नहीं कौन कौन से जानवर तो होंगे ही। इसके अलावा ना मौसम अच्छा रहेगा, ना खाने को कुछ मिलेगा, ना साफ पानी है, तो ऐसे में मनुसोस सर्वाइव नहीं कर सकता और ये ट्रैक भी काफी लंबा होने वाला था। अदर्स उसे हेलीकॉप्टर में लेके यहाँ से निकल सकते हैं और उसकी पसंदीदा कार तक को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ये सुन के मनुसोस इनके सामने ही अपनी पसंदीदा कार जला देता है और फिर ट्रेकिंग के लिए निकल पड़ता है। मनुसोस जंगल काट काट के आगे बढ़ता है और धीरे धीरे चीजें मुश्किल होती जा रही थी। वो इंग्लिश में बस बोले जा रहा था, माई नेम इज मनुसोस ओविएदो, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, आई एम नॉट वन ऑफ देम। अब ये ट्रेकिंग कई दिन रात चलती है जहां मनुसोस का कई बार एकदम क्लोज कॉल होता है, मतलब वो खत्म होते होते बचा। लेकिन फिर एक दिन जंगल में मनुसोस का पैर फिसलता है और उसकी बैक में चुंगा पाम्स वाले जो बड़े कांटे थे वो चुभ जाते हैं। इसका जहर अब फैलने लगा था और इसलिए उस रात मनुसोस आग लगा के अपने ही ब्लेड को गर्म करके उसे अपनी जख्मों पे लगाता है ताकि उसके घाव में इन्फेक्शन ना हो। इन शॉर्ट मनुसोस की हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी और उसका सर्वाइव करना मुश्किल था। फिर भी वो अपनी ट्रेक जारी रखता है और फाइनली एक दिन मनुसोस बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसा होते उसी क्षण ऊपर हेलीकॉप्टर से अदर्स आते हैं जो कि उसे यहाँ से रेस्क्यू करते हैं। वहीं कैरल लाइफ एंजॉय कर रही थी लेकिन अब वो एकदम अकेली हो चुकी थी, इतनी अकेली कि एक रात वो पटाखे के सामने बैठ जाती है और वहां से हटती तक नहीं, मतलब इससे वो खत्म हो सकती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली पटाखा उसके बगल से निकलता है। ऐसे में नेक्स्ट डे वो कुछ पेंट लाती है और अपने घर के सामने वाले रोड पे पेंट करके कुछ तो लिखती है। क्या लिखती है? कम बैक। कैरल के ऐसा लिखते कुछ समय बाद जोजिया यहाँ आती है और कैरल रोते हुए उसे हग करती है। यानी कि दोस्तों कैरल इतनी अकेली हो गई कि वो फाइनली गिव अप कर दी और अदर्स के साथ रहने का डिसाइड कर ली थी। मतलब कन्वर्ट नहीं होगी लेकिन उनके साथ रहेगी।
यहीं पे 7th एपिसोड खत्म हो जाती है। अब 8th एपिसोड का नाम है चार्म ऑफेंसिव और इस एपिसोड के शुरुआत में हम मनुसोस को देखते हैं जिसे पेनामेनियन हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है और एकदम से मनुसोस को होश आता है। होश आते मनुसोस डॉक्टर को चाकू दिखा के यहाँ से निकलता है, जबकि डॉक्टर बोल रहा था कि मनुसोस को अभी और रेस्ट की जरूरत है। मनुसोस हॉस्पिटल के स्टाफ से बिल मांगता है which was around $8,200। मतलब ऑफ कोर्स मनुसोस को पे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये इतना ईमानदार बंदा है कि पैसे देने के लिए तैयार था। ऑल्दो फिलहाल उसके पास पैसा नहीं था, तो वो कहता है कि वो पूरा बिल बाद में पे कर देगा। फॉर नाउ वो यहाँ से एक एम्बुलेंस लेके इस जगह से निकलता है। वहीं कैरल की सिटी में अदर्स वापस रिटर्न कर जाते हैं और कैरल जोजिया के साथ अपना टाइम बिताने लगती है। कैरल जोजिया से पूछती है कि ये लोग सोते कहाँ हैं और जोजिया कैरल को एक बड़े से स्पेस में लेके जाती है जहां एक सिटी के सारे अदर्स एक साथ सोते हैं। क्यों? क्योंकि अब अर्थ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कुछ रहा ही नहीं, इसीलिए बिजली वगैरह बचाने के लिए ये सब एक बड़े से स्पेस में सोते हैं। मतलब एक ही जगह लाइट डालना होगा, एक ही जगह एसी चलेगा तो काफी बिजली बचेगी। यहाँ हम एक डॉग को भी देखते हैं जो कि अपने ओनर मैल्कम को अब तक नहीं छोड़ा था, जबकि मैल्कम अदर्स बन गया था। कैरल एक रात यहीं अदर्स के साथ सो के बिताती है। अगली सुबह कैरल घर जाके दूसरी व्हाइट बोर्ड ओपन करती है जहां वो अदर्स के बारे में कुछ और भी लिखती है। बेसिकली वो एक और चीज ऐड करती है विच वाज कि ये लोग इंसान को खाते हैं, मतलब उनका जूस बना के पीते हैं। अब अगले दिन कैरल जोजिया के साथ और भी टाइम स्पेंड करती है जहां वो एक ट्रेन को चलते देखती है। कैरल जोजिया से पूछती है कि ये लोग अब भी ट्रेन को ऑपरेट क्यों कर रहे हैं, I mean, इसकी अब क्या जरूरत है। जोजिया बताती है कि अब भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रेन की जरूरत है। कैरल पूछती है कि अदर्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं और जोजिया बताती है ये लोग बॉडीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि हमारे बॉडी का नेचुरल इलेक्ट्रिक चार्ज है। कैरल के पास भी ये है बट इट इज अनयूज्ड। इसे आप रेडियो ट्रांसमिशन की तरह समझ सकते हैं, जस्ट दैट इट्स अनकॉन्शियस एंड होम्योस्टैटिक। होम्योस्टैटिक बोले तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हम सोचते नहीं है उस बारे में, सांस अपने आप लेते हैं। सिमिलरली ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। खैर इसके बाद कैरल और जोजिया मसाज लेते हैं और जोजिया बताती है कि भले जोजिया को मसाज अदर्स ही दे रहे हैं, तो इट्स लिटरली लाइक जोजिया काइंड ऑफ खुद को ही मसाज दे रही है, लेकिन जो बॉडीली फीलिंग जोजिया फील कर रही है वो बाकी अदर्स बॉडीली फील नहीं कर रहे, रादर बस इस बात को समझ रहे हैं। रात को ये दोनों स्टार्स देखते हैं और यहाँ जोजिया कुछ और बातें बताती है, लाइक ये जो अदर्स हैं वो केपलर 22 प्लैनेट से आए हैं विच इज 640 लाइट ईयर्स अवे। आगे जोजिया बताती है कि अदर्स एक बड़ा सा एंटीना बना रहे हैं जिसकी मदद से वो सेम रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं जो कि अर्थ वालों को पहले एपिसोड में मिला था। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी एक वननेस वाली गिफ्ट शेयर कर सके। किसके साथ? वेल, ब्रह्मांड में और भी कई प्लैनेट्स होंगे जहां पे शायद इंटेलिजेंट बीइंग्स होंगे, तो उनके साथ ही शेयर कर रहे हैं। एनीवेज, घर वापस आके कैरल ये बातें अपनी व्हाइट बोर्ड पे लिख लेती है और इसका क्या मतलब है, मतलब क्या वो एग्जैक्टली शेयर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर हम थियरीज में क्लियरली बात करेंगे। फॉर नाउ कैरल जोजिया के साथ और टाइम बिताती है और ये तक बताती है कि कैसे कैरल अपने वाइकारो सीरीज की नई किताब लिख रही है। ये सुन के जोजिया और बाकी अदर्स खुश होते हैं क्योंकि उन्हें फाइनली कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद जोजिया कैरल को एक फूड शॉप में लेके जाती है जो कि कैरल की फेवरेट शॉप हुआ करती थी, लेकिन वो कई सालों पहले ही क्लोज हो गई थी। इसी कैफे में बैठ के कैरल अपनी पहली किताब लिखी थी और उस वक्त कैरल के पास लैपटॉप तक के पैसे नहीं थे। यहाँ एक वेट्रेस थी जो कि कैरल के साथ बहुत काइंड थी, उसे कॉफी पिलाती रहती थी और कभी उठ के जाने को नहीं कहती थी। अगले ही क्षण कैरल देखती है कि सेम वेट्रेस उसे सर्व कर रही है, यानी कि दोस्तों अदर्स कैरल के लिए कैफे ना सिर्फ फिर से पूरा बना दिए बल्कि सेम स्टाफ यहाँ रखे थे। ये सब देख कैरल को अजीब फील होता है और वो यहाँ से उठ के घर चली जाती है। कैरल समझ रही थी कि अदर्स उसकी सारी इच्छा पूर्ण करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि कैरल गिव अप कर दे। उस रात वो जोजिया को इस बारे में कन्फ्रंट भी करती है और जोजिया क्लियरली कह देती है कि अदर्स चाहते हैं कि कैरल गिव अप करे, मतलब मान ले कि हाँ वो भी उनकी तरह बनना चाहती है। इससे पहले कैरल अपने टैंट्रम्स शुरू करती, जोजिया उसे किस कर लेती है जिससे कैरल काइंड ऑफ गिव अप कर देती है। उस रात कैरल और जोजिया इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह कैरल वाकई अपनी नई वाइकारो बुक की एक चैप्टर लिखती है जिसमें ट्विस्ट ये था कि रबान को कैरल फाइनली फीमेल बना दी थी। जोजिया और अदर्स को ये राइटिंग काफी पसंद आती है, व्हिच वाज ऑब्वियस। कैरल जोजिया से कहती है कि वो खुद को संबोधित करने के लिए वी करके बात ना करे, मतलब ये लोग अपने आप को हमेशा वी कहते हैं, मतलब एक साथ सबको संबोधन कर रहे हैं। तो हाँ, अब जोजिया अपने आप को आई बोले और जोजिया कहती है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन वो ट्राई करती है। इनफैक्ट कैरल तो जोजिया की फेवरेट फूड वगैरह पूछने लगती है, लाइक जो रियल जोजिया थी उसे मैंगो आइसक्रीम पसंद थी। इस पॉइंट पे हम भी उसको ऐसा लगता है मानो कैरल अब फाइनली गिव अप कर चुकी है और वो जोजिया के साथ अपनी जिंदगी बना चुकी है। लेकिन तभी जोजिया कहती है कि कोई तो कैरल को विजिट करने आ रहा है।
ही वॉज नन अदर दैन मनुसोस, जो कि कैरल के घर की तरफ करीब पहुंच रहा था। ऑफ कोर्स वो एम्बुलेंस में यहाँ आ रहा है। वो खुद से अपनी मरहम पट्टी कर रहा था और एम्बुलेंस चलाते चलाते यहाँ तक पहुंचने वाला था। यहीं पे 8th एपिसोड खत्म हो जाती है। नाउ फाइनल एपिसोड का नाम है ला चिका ओ एल मुंडो, और इस एपिसोड के शुरुआत में हम कुसीमायो को देखते हैं जो कि अपनी ट्राइब के साथ रह रही है। कुसीमायो वही लड़की है दोस्तों जो कि 13 बचे हुए लोगों में से एक है, लेकिन हम समझ पाते हैं कि कुसीमायो फाइनली अग्री कर गई है कि वो भी अदर्स बन जाएगी। ऐसे में अदर्स पूरा एक रिचुअल जैसा सेटअप रखते हैं जहां फोक सॉन्ग गाया जा रहा था। देन बाहर से एक कंटेनर लाया जाता है जिसमें किसी तरह का गैस था। जैसे ही कुसीमायो कंटेनर खोल के गैस सूंघती है, वो गिर के सिमिलर वे में हिलती है, मतलब फड़फड़ाती है, एंड फाइनली अदर्स बन जाती है। बाय द वे अब तक 70+ डेज बीत चुके हैं आफ्टर द इंसिडेंट जब पूरी दुनिया अदर्स बन गई थी। वैसे यहाँ टाइमलाइन हमेशा आगे पीछे चलती रहती है। लाइक कुसीमायो का कन्वर्जन 71 डेज बाद हुआ, लेकिन जब मनुसोस कैरल से मिलने जा रहा है तब तक 60 डेज ही बीते थे आफ्टर द इवेंट। सो यस, कुसीमायो के कन्वर्जन के तकरीबन 10-11 दिन पहले मनुसोस फाइनली कैरल के घर पहुंचता है और वो अपना इंग्लिश वाला लाइन बोलता है, मतलब वही लाइन जो कि वो प्रैक्टिस करके आया था कि माई नेम इज मनुसोस ओविएडो, आई एम नॉट वन ऑफ देम, आई वांट टू सेव द वर्ल्ड। अब क्योंकि कैरल और मनुसोस दोनों की पर्सनालिटी स्ट्रांग थी तो दोनों में तुरंत ही बहस होने लग जाती है। लाइक मनुसोस कह रहा था कि हम एम्बुलेंस में बैठ के बातें करेंगे, लेकिन कैरल उसे बातें करने के लिए अपने घर के अंदर बुला रही थी। मनुसोस के हिसाब से घर में अदर्स लिसनिंग डिवाइस डाले होंगे और ये दोनों एक ऑफलाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू बात कर रहे थे जो कि कैरल के फोन में था। कैरल कहती है कि फोन एयरप्लेन मोड में है, लेकिन मनुसोस के हिसाब से फोन से ट्रैकिंग हो सकती है, तो वो फोन को नाले में फेंक देता है। इससे कैरल भड़क जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। मनुसोस सोचता है कि वो इतनी दूर से अपनी जान पे खेल के इस लड़की से मिलने आया जो कि ऐसे पागली जैसी हरकत कर रही थी। खैर इसके बाद मनुसोस पहले कैरल का फोन निकालता है, फिर वो कैरल के डोर पे जाके कहता है कि ये दोनों अम्ब्रेला लेके ओपन फील्ड में बात कर सकते हैं। अम्ब्रेला इसीलिए ताकि ऊपर ड्रोन्स वगैरह से इन पे नजर न रखा जा सके। मनुसोस कहता है कि अदर्स इविल है और वो ह्यूमंस की सोल्स को चुरा लिए हैं, इसलिए इन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। इस पे कैरल वाज लाइक मैं डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती क्योंकि इस सब को वापस रिवर्स किया जा सकता है। कैरल बताती है कि अदर्स तो एक चींटी भी नहीं मार सकते, और इस पे मनुसोस कहता है कि एक चींटी और इंसान में फर्क ना समझना यही इविल की परिभाषा है। यहाँ इनके बीच फिर से झगड़ा होने लगता है और कैरल अपने घर में चली जाती है। मनुसोस भी उसके घर में घुसता है और कैरल का पूरा घर चेक करने लगता है क्योंकि उसे शक था कि घर में किसी तरह का कैमरा या लिसनिंग डिवाइस छुपा हुआ लगा होगा। चेक करते हुए मनुसोस को ड्रिंक्स रखने वाले कबर्ड में एक डिवाइस मिलता है। कैरल इस डिवाइस के बारे में 0 पे कॉल करके अदर्स से पूछती है और वो बताते हैं कि ये डिवाइस अदर्स नहीं लगाए हैं, बल्कि हेलेन कई सालों पहले लगाई थी ताकि वो ट्रैक कर सके कि कैरल कितना ड्रिंक कर रही है। अदर्स कहते हैं कि वो कैरल के घर में कुछ भी ट्रैकिंग डिवाइस नहीं डाले हैं। ये जान के कैरल को याद आता है कि कैसे मई 2011 के दौरान कैरल अपनी एग्स को फ्रीज की थी ताकि फ्यूचर में जब वो चाहे तो प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन कैरल को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी। इसी को ट्रैक करने के लिए हेलेन चुपके से ये मूवमेंट सेंसर बार वाले कबर्ड के अंदर डाल दी थी ताकि जब भी कबर्ड ओपन होगा हेलेन को पता लग जाएगा। इसी के लिए वो कैरल की ड्रिंकिंग को कंट्रोल करना चाहती थी। खैर इस पॉइंट तक कैरल को मनुसोस पसंद तो नहीं आ रहा था और वो उसे बगल वाले घर में रहने को कहती है। मनुसोस कहता है कि वो किसी और के घर में नहीं रहेगा, खास करके अदर्स के घर में, भले घर एम्प्टी ही क्यों ना हो। कैरल उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। नाउ कैरल के जाते मनुसोस 0 पे कॉल करता है और जोशिया को स्पेसिफिकली अपने पास बात करने बुलवाता है। वहीं कैरल थोड़ी देर बाद जोशिया की कार बाहर देखती है और वो समझ जाती है कि जोशिया को मनुसोस बुलवाया होगा। वो तुरंत बगल वाले घर में जाती है जहां मनुसोस आराम से जोशिया से बात कर रहा था और अदर्स के बारे में सब पता लगा रहा था। कैरल जोशिया को अपने साथ ले जाती है सेइंग कि वो मेरी है और मनुसोस उससे बात नहीं कर सकता। अब अपने घर आने के बाद कैरल जोशिया से पूछती है, जो कि बताती है कि मनुसोस उससे अदर्स के बारे में सब कुछ डिटेल में पूछ रहा था और क्योंकि अदर्स सबको इक्वली प्यार करते हैं तो वो मनुसोस को जवाब भी दे रहे थे। तभी एकदम से जोशिया जमीन पे लेट जाती है सेइंग कि कुछ तो होने वाला है। फिर तुरंत जोशिया कांपने लगती है और ये ठीक वैसा था जब कैरल अदर्स पे चिल्ला दी थी और सारे अदर्स कांपने लगे थे। कैरल समझ जाती है कि मनुसोस दूसरे अदर्स को बुलवा के उस पर चिल्लाया होगा जिससे ये सब हुआ है। वो तुरंत मनुसोस के घर में जाती है जहां वो एक बंदे को सोफा पे लेटा पाती है। ये लेटा हुआ बंदा अदर्स में से एक था और मनुसोस उसके ऊपर रेडियो रख के अपनी 8.613.0 वाली फ्रीक्वेंसी लगा के कुछ चेक कर रहा था। जैसे ही अदर ठीक होता है मनुसोस उस पे वापस चिल्ला देता है ताकि वो फिर से कांपने लगे एंड देन फ्रीक्वेंसी मैच करने लगता है
एज इफ वो कुछ फाइंड आउट कर लिया हो। मनुसोस खुश होकर कैरल से कहता है कि हम वाकई इन्हें ठीक कर सकते हैं, हमें सबको खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। मनुसोस यहाँ कांपते हुए बंदे को कहने भी लगता है कि आई नो तुम्हारे अंदर इंसान अब भी है, तुम ठीक हो जाओगे, मतलब ऐसी ही बातें कर रहा था। इतने में कैरल अपने घर जाके पहले जोजिया को संभालती है, देन एक शॉटगन लेके मनुसोस के घर में जाके उसके बगल में शूट करती है। वो मनुसोस को कार की डिक्की में बंद करती है एंड देन दूसरे अदर को भी संभालती है। इसी बीच कैरल को लक्ष्मी का कॉल आ गया था, लेकिन कैरल उसे कह देती है कि रीसेंट कांड मैंने नहीं किया है। अब दोस्तों क्योंकि मनुसोस अदर्स को ऐसे ट्रीट कर रहा था, सारे अदर्स एक साथ इस सिटी को छोड़ के मनुसोस से दूर चले जाते हैं। मतलब जैसा वो कैरल के साथ किए थे ना, अबैंडन करना, सेम वो मनुसोस के साथ कर दिए। जाते वक्त जोजिया कैरल से कहती है कि मनुसोस ऐसा करने से पहले उन्हें वार्न कर दिया था, इसलिए ज्यादा क्षति नहीं पहुंची थी क्योंकि सारे अदर्स पहले ही वार्न हो गए थे। सो फाइनली जब अदर्स चले जाते हैं तब कैरल मनुसोस को फ्री करती है। मनुसोस कहता है कि ऐसा करना एकदम वर्थ इट था क्योंकि अब उसे इन अदर्स के बारे में काफी कुछ पता लग गया है। लेकिन कैरल अब तक मनुसोस से तंग आ चुकी थी और वो उसे छोड़ के चली जाती है। कहां? वेल, जोजिया के साथ अपनी जिंदगी बिताने, जहां आगे हम जोजिया और कैरल को बढ़िया लाइफ जीते देखते हैं। दोनों लग्जरी में डिफरेंट कंट्रीज घूम रही थी और अपना समय बिताने लग रही थी। एक दिन कैरल जोजिया से कहती है कि कैसे वो बहुत खुश है और जोजिया समझाने लगती है कि किन केमिकल से रिलीज से इंसान हैप्पीनेस फील करता है। बातों बातों में जोजिया कहती है कि ये खुशी तो कुछ नहीं है, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। असली हैप्पीनेस तो कैरल को बाद में फील होगी। ये सुन के कैरल वाज लाइक, बाद में मतलब जब मैं कन्वर्ट हो जाऊंगी तब क्या? जोजिया हामी भरती है और तब रिवील होता है कि अदर्स को एक्चुअली में कैरल की स्टेम सेल्स ऑलरेडी मिल चुकी है। कैसे? वेल, जो एग्स कैरल स्टोर की थी उसको वो लोग डेवलप करके कैरल की स्टेम सेल्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं। 1-2 महीने के अंदर ये लोग इसे अचीव कर लेंगे, जिसके बाद इन्हें कैरल के कंसेंट की जरूरत नहीं रहेगी। लिटरली गैस सुंघा देंगे जिसमें कैरल के लिए कस्टम वायरस होगा, जिससे कैरल को भी अदर बना दिया जाएगा। जोजिया जस्टिफाई करती है सेइंग कि कुसी मायो अभी कन्वर्ट हुई है एंड शी इज वेरी हैप्पी। इस पॉइंट पे कैरल का दिमाग खुलता है कि वो अपना समय जोजिया के साथ बर्बाद कर रही है, उसे अपना बचा हुआ टाइम ह्यूमैनिटी को बचाने में लगाना चाहिए। बस फिर क्या था, कैरल एक हेलीकॉप्टर से वापस अपने घर जाती है जहाँ पे मनुसोस ह्यूमैनिटी को बचाने वाले गोल में लगा हुआ था। मनुसोस स्टैंडिंग वेव्स और लूप्स के बारे में पढ़ रहा था कि तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखता है कि कैरल हेलीकॉप्टर में वापस आई थी और अपने साथ एक बहुत बड़ा कंटेनर भी कैरी करवा के लाई थी। कैरल मनुसोस से कहती है कि यू विन, वी सेव द वर्ल्ड। मनुसोस पूछता है कि उस कंटेनर में क्या है और कैरल कहती है एटम बॉम्ब। यहीं पे प्लूरिबस की सीजन 1 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्लूरिबस सीजन 1 की कहानी और यहाँ कहानी काफी हद तक क्लियर है, लेकिन यहाँ हम थियरीज में इन एलियंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, साथ ही सीजन 2 में क्या होगा उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पहली थ्योरी तो ये है कि अदर्स कोई ट्रेडिशनल एलियंस नहीं है जो यूएफओ लेके अटैक करने आए हैं। नहीं, ये एक्चुअली एक इंटरस्टेलर वायरल इंटेलिजेंस है और इनका ओरिजिन शायद एक पेशेंट जीरो प्लैनेट से हुआ होगा और अब ये पूरे ब्रह्मांड में एक वायरस की तरफ फैल रहे हैं। इनका मकसद कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये एक तरह के कॉस्मिक एमएलएम है। मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना, वैसा कुछ चला रहे हैं। मतलब एमएलएम कहना भी सही नहीं होगा, ये काइंड ऑफ ऐसा है कि सबको एक बना रहे हैं, वननेस। ये हर प्लैनेट पे जाते हैं, वहाँ की स्पीसीज को वननेस जबरदस्ती बनाते हैं या फिर जो बच गए उन्हें लालच देते हैं ताकि सब लोग उनके एक हाइव माइंड में कन्वर्ट हो जाएं। इनका मेन मोटिव है सर्वाइवल थ्रू कन्वर्जन। ये रिसोर्सेज इसलिए एग्जॉस्ट करते हैं क्योंकि ये खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बस कंज्यूम करना जानते हैं। जब एक प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज जैसे अर्थ पे ह्यूमंस और एचडीपी खत्म हो जाएंगे, सारा खाना खत्म हो जाएगा, तो ये अगले प्लैनेट की तलाश में एक बड़ा एंटीना बना के सिग्नल भेजते हैं। बेसिकली ये एक इंटरस्टेलर पैरासाइट है जो एक होस्ट को पकड़ते हैं, उनको चूस लेते हैं पूरा, फिर दूसरे होस्ट की तलाश में निकल जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसका साइंस बहुत सिंपल बट खतरनाक है। एपिसोड 1 में जो क्वाटरनरी सिग्नल यानी गुआनाइन, यूराकिल, एडेनाइन और साइटोसिन मिला था, वो एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा था जो स्पेस में भेजा गया था। मतलब जैसे हम मोबाइल को अपडेट करते हैं ना ओवर द एयर, वैसा ही कुछ हुआ जहां ये एलियंस रेडियो वेव्स को एक कैरियर की तरह यूज किए और फिर जब उस चीज को रेप्लिकेट किया गया तो ह्यूमंस इन्फेक्ट हुए और इन्फेक्शन सब में फैलने लगा। मोस्टली थूक से फैल रहा था और पूरी अर्थ ही इन्फेक्ट हो गई। वैसे हमें ये नहीं बताया गया है कि अचानक से एक दिन के अंदर ये पूरी अर्थ को कैसे इन्फेक्ट किए थे। मोस्टली किसी तरह का गैस ही छोड़े होंगे, तभी उससे ऐसा हो पाया। यहाँ में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसका एक नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है और मनुसोस ने जो एक फ्रीक्वेंसी को डिस्कवर किया है जो कि है 8.613.0,
वो वही लिंक हो सकता है जिससे ये हाइव माइंड जुड़ा हुआ है। जब मनुसोस अदर्स पे चिल्लाता है या फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो उनका ब्रेन टू ब्रेन लिंक शायद थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया था और इसी का इस्तेमाल करके हर एक अदर्स के अंदर के ह्यूमंस को शायद बाहर निकाला जाए। इसका मतलब कन्वर्जन परमानेंट नहीं है बल्कि एक रेडियो कंट्रोल्ड हिप्नोसिस हो सकता है जो सेल्यूलर लेवल पे काम कर रहा है। फिनाले में कैरल का एटम बॉम्ब लाना सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर है, लेकिन दोस्तों क्या कैरल पूरी दुनिया को उड़ा देगी? शायद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कैरल को मनुष्यों से पता चल गया होगा या खुद से पता चला होगा कि एक बड़ा ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एक्सप्लोजन इस फ्रीक्वेंसी लूप को तोड़ सकता है। कौन सा फ्रीक्वेंसी लूप? जिससे ये सारे एलियंस या अदर्स आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब अगर बॉम्ब को एक स्पेसिफिक हाइट पे फोड़ा जाए तो उससे निकलने वाला ईएमपी वेव पूरे एरिया के एलियन कनेक्शन को क्रैश कर सकता है, यानी अल्टीमेटली हाइव माइंड को तोड़ा जा सकता है। लेकिन रिस्क ये है कि अगर हाइव माइंड टूटा तो क्या लोग वापस नॉर्मल हो जाएंगे या फिर उनका दिमाग फ्राई हो जाएगा? सीजन 2 में शायद हम देखेंगे कि कैरल और मनुसोस अदर्स के उस बड़े एंटेना को डिस्ट्रॉय करने निकलेंगे ताकि अर्थ से सिग्नल बाहर ना जा पाए और कोई नया एलियन इन्वेजन किसी नए प्लैनेट पे ना हो। एक और डार्क थ्योरी ये है कि अदर्स एक्चुअली प्लैनेट के इंटेलिजेंट बींग्स को खत्म करने वाले प्राणी हैं। डियाबाते ने कहा था कि 10 साल में सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये लोग कुछ उगाते नहीं हैं और बस एचडीपी पे जी रहे हैं और जो स्टोरेज में कुछ सामान खाना का बचा है उस पे या फिर पेड़ वगैरह से जो कुछ टूट के गिर जाता है वो सब भी खाते हैं। तो जब 13 सर्वाइवर्स मर जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे तो नया एचडीपी भी मिलना बंद हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ह्यूमंस रिप्रोड्यूस तो करेंगे नहीं शायद। तो ऐसे में अदर्स कहीं ना कहीं अर्थ को एक डेड शेल बना के छोड़ देंगे। इनका मकसद कभी भी प्लैनेट्स को डेवलप करना होता ही नहीं है बल्कि उसे एक रीफ्यूएलिंग स्टेशन की तरह यूज करना है। एंटीना बन गया, कन्वर्जन पूरा हुआ, रिसोर्सेज खत्म हुए तो ये लोग सिग्नल भेज के अपनी कॉन्शियसनेस को लाइट की स्पीड से दूसरे प्लैनेट्स की तरफ भेज देंगे और कोई भी प्लैनेट जिसपे इंटेलिजेंट लाइफ होगा जो कि उस सिग्नल को समझ पाएगा तो फिर वो भी उसे डिस्कवर करेगा, बनाएगा और वहां भी ये लोग फिर फैल जाएंगे और ये लोग अपने पीछे ना जाने कितने प्लैनेट्स को बर्बाद किए होंगे जहां पे अरबों प्राणी खत्म हुए होंगे और वो भी इंटेलिजेंट बीइंग्स। एपिसोड 1 में लाइसोजेनिक वायरस का जिक्र हुआ था जो सेल में छुप के बैठ जाता है और बाद में एक्टिव होता है। इसको लेकर रेडिट पे एक थ्योरी चल रही है कि वो 13 सर्वाइवर्स एक्चुअली इम्यून नहीं है बल्कि वो स्लो कुकर्स हैं। एलियन ने उन्हें जानबूझ के अलग रखा है क्योंकि उनके अंदर का वायरस म्यूटेट हो रहा है। इन 13 लोगों का काम है न्यू जनरेशन एलियंस को पैदा करना। जोजिया ने जो स्टेम सेल्स की बात की वो सिर्फ कैरल को कन्वर्ट करने के लिए नहीं बल्कि एक नया हाइब्रिड बनाने के लिए है जो अर्थ के एनवायरनमेंट में बिना एचडीपी के सरवाइव कर सके। बेसिकली ये एलियंस रीब्रांडिंग कर रहे हैं और कैरल उनका नया मॉडल है। वैसे ये जो थियरी है इसमें मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये रेडिट पे चल रहा है तो मैंने आपको बता दिया। फाइनली एक फिलोसॉफिकल थियरी ये है कि अदर्स इन्वेजन नहीं करते बल्कि ये यूनिवर्सल क्लीन अप क्रू हैं। इनका काम है उन प्लैनेट्स को एसिमिलेट करना जो खुद को तबाह करने वाले हैं। जैसे अर्थ का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, वॉर्स, पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है और शायद इसलिए ये अर्थ पे आए हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये रिसोर्सेज एग्जॉस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इनका असली रूप फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल एनर्जी है। ये पूरे प्लैनेट की हिस्ट्री और लोगों की मेमोरीज को डाउनलोड करके एक स्टोरेज डिवाइस में रख रहे होंगे, शायद भेजते होंगे एंटीना के थ्रू ही, जिसे ये लोग अपना सिग्नल भेजते हैं और वो स्टोरेज डिवाइस हो सकता है केपलर 22 में हो जो कि उनका ओरिजिनल प्लैनेट है। दिस बेग्स अ क्वेश्चन कि क्या अदर्स को उन प्लैनेट्स के जीवों की भी मेमोरी याद है अब तक? इस सब का जवाब तो हमें सीजन 2 में ही मिल पाएगा, लेकिन यहाँ जितनी भी प्लॉजिबल थियरीज हो सकती है वो सब मैंने आपको बता दी है। स्टिल अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप कमेंट्स में से जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।